शाम बीत जाएगी। 600 पेज का उपन्यास है तो इतनी महत्वपूर्ण चीजें हैं, और जब लेखक स्वयं बैठा हो तो हम उससे बातचीत करें, सबसे बेहतर ये होगा दूसरों है तो। लेकिन फिर भी जरूरी है कि जिन साथियों ने पढ़ रखा उनकी प्रतिक्रियाएं हम देखें। लेखक के लिए भी ये महत्वपूर्ण होगा, मुझे लगता है कि पाठ की प्रतिक्रियाएं, प्रथम पाठ की प्रतिक्रियाएं। तो साथी कुल्टी कॉलेज की प्राध्यापिका डॉक्टर गुलनाज बेगम जी से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि वे आएँ। उन्होंने बड़ी शिद्दत से इसे पढ़ा है। कहने को उनके पास बहुत कुछ होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन कोशिश करें। जब 15 मिनट में मैं देखता हूँ, आप अपनी बात रखें। गुलनाज जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और दूसरी बार है मैं रायबरेली के पुण्यभूमि में आई हूँ। सभी रायबरेली वासियों को शुक्रगुजार हूँ उनके लिए, उन्होंने फिर से यह अवसर दिया मुझे। जिस उपन्यास पर हम यहाँ परिचर्चा करने के लिए आए हैं, सबसे बड़ी बात है हम बार बार कह रहे हैं कि इसको पढ़ना, इस पर टिप्पणी करना, इस पर बोलना बहुत कठिन है। लेकिन एक बार लेखक की जगह को ऊपर रह करके भी देखिए तो लगभग 600 पृष्ठों का यह जो उपन्यास है, इसको लिखने के बाद इसमें कितनी काट छाँट की जरूरत उनको पड़ेगी। क्योंकि अगर हम समय देखें इसका, लगभग 1970-73 के बाद से लेकर के 14 तक की जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, वैश्विक स्तर से भी अगर देखा जाए तो जो बाजारवाद या पूंजीवाद है, लगभग सबको समेट लिया गया है इस उपन्यास में। सबसे पहले जो समस्या शुरू होती है वह जातिगत शोषण को आधार बनाकर निम्न जाति की जमीन को हड़पने से शुरू होती है, और अंततः यह जो संघर्ष है, यह संघर्ष खत्म होता है पूंजीवाद या बाजारवाद के आने तक। वहाँ से एक नई संघर्ष शुरू होती है। क्योंकि हम जब उपन्यास को पढ़ रहे हैं तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि कई जगह घटनाओं का जिक्र किया गया है। उन घटनाओं के आने से हम समझ जाते हैं कि रचनाकार किस दौर की बात कर रहा है, और हम परिचित होते हैं कि किसी विशेष जनपद, गांव की नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी जो राजनीति चल रही है उस पर भी चर्चा हो रही है। और जिस जातिगत व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं कि जिस जातिगत व्यवस्था से शोषित पीड़ित वर्ग अपने लिए संघर्ष कर रही है, अंततः उस संघर्ष का परिणाम क्या होता है, उसे कितनी सफलता मिलती है उस संघर्ष में, इस पर भी रचनाकार ने बहुत विस्तार से चर्चा की है। क्योंकि बहुत सारी बातें 3 वक्ताओं के माध्यम से कह दी गई है, मैं उसे न दोहराते हुए जो मुझे समझ आता है इसमें महत्वपूर्ण है उन चीज़ों को लेकर देखते हैं। क्योंकि इस उपन्यास में ज़्यादातर जातिगत शोषण, उसके अतिरिक्त अगर हम देखेंगे तो भ्रष्टाचार या नौकरशाही की जो एक शोषण व्यवस्था है, शोषण चक्र है, उसको दर्शाया जाता है। क्योंकि जो नौकरशाही में अब देखिएगा ज़्यादातर बड़े पदों पर वो वर्ग आता है, वह जाति आती है जो सामाजिक स्तर पर भी हम पर शासन कर रही है। तो कहीं ना कहीं वह जो नौकरशाह है वह भी जातिगत आधार लेकर हम पर शोषण कर रही है, निम्न जातियों पर शोषण कर रही है, उसका भी चित्रण बखूबी दिया गया है। इसके अतिरिक्त कानूनी व्यवस्था में अब देखिएगा कई जगह पे यहाँ जैसे संदोखी का जिक्र इसलिए बार बार आता है क्योंकि उसका संघर्ष सबसे लंबा दिखाई पड़ता है और 32 वर्षों तक उसने कानूनी लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः उसे जीत हासिल नहीं होती है। कानूनी रूप से वो जीत जाता है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो उसे जीत कब मिलती है, ये बड़ा सवाल है। जब नक्सलवाद की बात आई है, प्रोफेसर साहब ने कहा कि गोवर्धन जी के माध्यम से जम्मू को एक संदेश मिलता है कि पढ़ाई लिखाई के साथ ही हम इस संघर्ष को जीत सकते हैं, लेकिन एक संकेत वहाँ देखिएगा, गोवर्धन से उसने बचपन में जो भी शिक्षाएं ली है वह बहुत महत्वपूर्ण होते हुए भी बहुत काम नहीं आता उसे। अंततः संतोखी को उसकी जमीन पर खेती करने का अधिकार तब मिलता है जब जंगू छत्रधारी को बंदूक का जवाब बंदूक से देता है। क्योंकि जिस कानून व्यवस्था के माध्यम से उसने अपनी जमीन पर अपना हक हासिल किया था, उसके बावजूद जब उसको वो हक नहीं मिलता है, छत्रधारी उस पर कानूनी विजय के बाद भी वह जाकर के उस पर जोतने लगता है, और जब वो अपील करने लगता है
जो व्यवस्था में बैठे हुए हैं उनसे, तब उसके कानों में बात सुनाई पड़ती, पंक्ति सुनाई पड़ती है, वह यह है कि सबसे बड़ा कानून जो है वो बंदूक का कानून है, बंदूक के कानून है। ये कितनी विडंबनात्मक स्थिति है। जैसे पूजा जी ने कहा था कि अंत में सभी जो किसान वर्ग है वो एकजुट होकर के इस बात पर आते हैं कि हम किसी नेता को अगर वोट देते हैं तो उसे एफिडेविट करवा लेंगे। ये जो संतोखी का उदाहरण है, यह उदाहरण कहीं ना कहीं उनका यह जो दृढ़ संकल्प है या उनके भीतर ये जो चेतना आई है कि हम उन पर एफिडेविट करवा कर बाद में उन पर केस कर पाएंगे। सवाल यह उठता है, क्या हम उसको केस करने के बाद, इस पद्धति को अपनाने के बाद भी क्या किसान वर्ग को उनका अधिकार मिल पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जो सत्ता वर्ग है वह सत्ता वर्ग जैसे सत्ता में आ जाता है, कोई भी वर्ग हो, सामान्य से सामान्य वर्ग भी, उसका चरित्र बदल जाता है और सत्ता का एक ही चरित्र होता है, शासन करना, शोषण करना, अत्याचार करना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जिस जाति की हम यहाँ बात कर रहे हैं, जो दलित है, जिसका शोषण हुआ है, आप देखिए जिन मुद्दों को लेकर कोई सत्ता में आता है, जातिगत मुद्दों को लेकर सत्ता में आता है, लेकिन अंततः उसकी क्या परिणति होती है? दलित समाज से उठकर आई बहन जी जब सत्ता पर आती है तो वह अपने ही समुदाय के विरुद्ध उनकी नीतियां बनना शुरू हो जाती है। इसका एक ही परिणाम है, अंततः हम जब सत्ता में आ जाते हैं तो सत्ता में आने के बाद हमारा सबका चरित्र एक हो जाता है और बार बार एक जाति, एक नहीं एक समुदाय की बात की जाएगा, सवर्ण जाति की बार बार यहाँ बात हुई है। और मुझे लगता है कि जितनी आलोचना बाकी विषयों को लेकर हो ना हो, आलोचक रचनाकार के ऊपर इस जाति पर टिप्पणी करने या उसकी जो शोषण के चक्र है उसको दिखाने की वजह से जितनी आलोचना हो सकेगी किसी और मुद्दे को लेकर के नहीं हो पाएगी। लेकिन ये सोचने वाली बात है, हम उस चरित्र को भी याद रखें जो एक चरित्र है मंगल सिंह। मंगल सिंह स्वर्ण होते हुए भी उसकी हत्या कर दी जाती है और इसलिए क्योंकि उसने लड़ाई लड़ी है जो पद दलित व्यक्ति है, पद दलित समुदाय है, उसके अधिकार के लिए। और उसकी सोच बिल्कुल अलग है, वह अपने नाम के आगे सिंह नहीं लगाना चाहते हैं क्योंकि उनका तर्क है कि वो जानवर से, सिंह एक जानवर है, तो कहते हैं कि हम जानवर से इंसान बने हैं। सिंह लगाकर अगर हम अपनी धौस दिखाने के लिए वापस अपने उस नाम का प्रयोग करते हैं तो हम तो फिर उसी जानवर के वर्ग में आने लगेंगे। उनकी सोच है। तो ये कितना प्रगतिशील सोच एक जाति के यहाँ से निकल कर आती है, इसे भी हमें नहीं भूलना होगा। तो यहाँ क्रमशः जो विकास की प्रक्रिया है, जो लगातार विकास होता है, उसके परिणाम सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है। उन सारे परिणामों को रचनाकार यहाँ रेखांकित करता है। अंत में जो लड़ाई हम किसानों की देखते हैं वह लड़ाई किसी जाति के आधार पर नहीं है, वह उस व्यवस्था से है जिसे हम पूंजीवाद कहते हैं। अभी हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि पूंजीवाद की सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने हमें जातीय स्तर से ऊंचा उठा दिया है। ये हमारी चॉइस नहीं, ये मजबूरी है कि हम जातिगत व्यवस्था, जातिगत अलग अलग तबके से आते हुए, जातिगत अलग अलग वर्ग से, जातियों से आते हुए भी एक साथ बैठते हैं, एक साथ विचार विमर्श करते हैं, खाते पीते हैं। तो ये पूंजीवाद की देन है जिसको सकारात्मक रूप में देखा जाता है, बिल्कुल सकारात्मक है। लेकिन इससे बड़ी विडंबना आ जाती है पूंजीवाद की। किसानों की समस्या की बात आती है, लेकिन किसान क्या निम्न वर्ग या दलित वर्ग से ही थे? पांडे जी क्या दलित वर्ग से हैं? पांडे जी वह किसान है जो सवर्ण है, लेकिन उनके साथ ये समस्या क्यों आती है? वह है पूंजी की समस्या। इसीलिए यहाँ एक पात्र है नवयुवक, नवीन चेतना से युक्त राजेश्वर, वह समझाता है किसान वर्ग के जो समुदाय है, जो नेता है, उनको यह समझाता है कि अब हमें मिलजुल करके, एक होकर के आगे बढ़ने की जरूरत है। क्योंकि बिना मिलजुल के आगे बढ़े, अगर हम अपनी जातिगत भेदभाव से ऊपर ना उठ पाएंगे तो ये जो शोषण का चक्र है पूंजीवाद के कारण, व्यवस्था के कारण, इस व्यवस्था के आगे, इस व्यवस्था के चक्र में सब पिसकर खत्म हो जाएंगे। इसीलिए बड़ी बात यह है कि हमें अपनी जातिगत व्यवस्था से ऊपर उठने की आवश्यकता है। तो बहुत सारी समस्याओं का यहाँ जिक्र किया गया है। शोषण से शुरू होता है, लेकिन कविता के उपन्यास के बिल्कुल अंत में देखिएगा एक बैताली पात्र है जो पांडे जी के नाटक मंडली का एक पात्र है। वह कहता है कि शोषण की जो काली रात है वो जल्द खत्म हो। तो बहुत से ऐसे पात्र हैं, राजेश्वर है, मंगल सिंह है, तूफानी है, खिलावन सिंह, जिसके बारे में
बोधा कहते हैं कि आधुनिक दुनिया की ओर खुलने वाली खिड़की, इस तरह से उनको संबोधित करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पात्र हैं जो उम्मीद जगाते हैं इस उपन्यास के माध्यम से कि वो जो समाज है उस समाज में प्रगतिशीलता की संभावना है, बदलाव की संभावना, और इन्हीं पात्रों के माध्यम से बदलाव की संभावना है। क्योंकि ये सिर्फ पात्र नहीं है, ये विचार हैं। जितने भी पात्र आते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण पात्र यहाँ पे आप देखिएगा, महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि वो हर पात्रों से जुड़ जाता है। जितने भी शोषित है और शोषण के जितनी भी आप घटनाएं देखेंगे, छत्रधारी हर जगह है। मैं छत्रधारी को एक व्यक्ति नहीं मानती, मैं छत्रधारी को मानती हूँ व्यवस्था, जिसके चंगुल में हर छोटा बड़ा पिसता चला जाता है। और उसके काट के लिए तूफानी, राजेश्वर, मंगल सिंह, गजाधर, ये सभी अपने अपने समय पर आते हैं और उसका समाधान निकालने का अपने स्तर पर प्रयास करते हैं। अब बहुत कुछ कहने के लिए बहुत नहीं है हमारे पास, क्योंकि बहुत कुछ हमें सुनना है रचनाकार से। इसलिए आप सबका मैं आभार करती हूँ, आपने मुझे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।